अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन आइसोलेटेड मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब आइसोलेटेड सिंगल चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करती है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, उसका फार्मूला क्या बनेगा, उसकी डायरेक्शन किस तरफ को होती है और वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो बेटा आपको पता है अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जब हमने पढ़ा था तो उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने अराउंड। इसी तरीके से जब कोई चार्ज मूव करती है तो मूविंग चार्ज भी अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो इस मूविंग चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है जिसमें से वो मूव कर रही होती है। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड हैं। एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो ये चार्ज अपनी मोशन की वजह से अपने अराउंड बनाती है और दूसरी वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें से ये चार्ज मूव कर रही है। तो जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड में से मूव कर रही है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं और इसी वजह से ये जो मूविंग चार्ज है इस पर एक जोर लगता है जो मैग्नेटिक नेचर का होता है। और इस जोर को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसमें Q जो है ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, V उसकी वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें से ये चार्ज मूव कर रही है। तो बेटा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उन पर परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर, बल्कि इन दोनों के प्लेन पर ही परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शन को मालूम करने का तरीका निकालते हैं। तो इसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम राइट हैंड रूल बोलते हैं। ठीक है, राइट हैंड इसलिए क्योंकि हम इसमें अपना राइट हैंड यूज करते हैं। इस रूल के मुताबिक आप अपने हाथ की जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करोगे, अपना जो थंब है वो चार्ज की मोशन यानी वेलोसिटी की तरफ करोगे, तो आपके पाम जो है हाथ की ये जो हथेली है ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फोर्स की तरफ हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये जो फोर्स है ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है और इसको मालूम करने के लिए हम ये राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा? सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि अगर v और b के कंपोनेंट्स मिले हों तो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, जो हम कुछ इस तरीके से निकालते थे वेक्टर्स वाले चैप्टर में। v क्रॉस b आई जे के, पहला वेक्टर v है तो v के कंपोनेंट और फिर b के कंपोनेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे। और जब ये क्रॉस प्रोडक्ट बेटा सॉल्व होगा तो उसके बाद ये जो चार्ज है इसके साथ आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। बेटा याद कर लो, जब आपको इस तरीके से आंसर मिलेगा तो वो कंपोनेंट की सूरत में होगा, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो अभी आपने जो फोर्स निकाला है वो पूरा फोर्स निकाला है, यानी कंपोनेंट की सूरत में निकाला है। अगर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करने का बोला गया हो तो फिर आप क्या करोगे, उन कंपोनेंट को अंडर रूट में स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट सॉल्व करोगे। ठीक है ना, जैसे हम वेक्टर स्केलर वाले चैप्टर में करते थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को मालूम करने का एक और तरीका भी है कि अगर आप यहाँ पर ही इसको सॉल्व कर लो, क्यू वी क्रॉस बी किसके बराबर होगा, वी बी साइन थीटा। ठीक है ना, तो अगर हम इस तरीके से लिखें तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें क्यू जो है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, वी बेटा चार्ज की वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें से चार्ज मूव करती है और थीटा वो एंगल है
जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में है। तो बेटा इस फैक्टर में से हमें ये पता चलता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर चार्ज नहीं होगी, न्यूट्रल पार्टिकल होगा तो जोर नहीं लगेगा। चार्ज जितनी ज़्यादा होगी, जोर उतना ज़्यादा होगा। बेटा फोर्स के लिए वेलोसिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो जोर नहीं लगेगा। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा होता जाएगा। और दूसरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो जोर लगेगा। अगर ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर मूव करेगी तो फिर फोर्स नहीं लगेगा। और दूसरा बेटा एंगल, अगर चार्ज तो है और मैग्नेटिक फील्ड में से भी मूव करती है, पर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करती है, यानी 0 पर या 180 पर, तो आपको पता है साइन 0 और साइन 180 0 होते हैं, जिसकी वजह से ये ओवरऑल फोर्स 0 हो जाएगा। तो फोर्स 0 या 180 पर नहीं लगता। 90 डिग्री पर साइन 91 हो जाता है, तो ये फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। और 90 के अलावा अगर कोई और एंगल होगी 30 60, तो उस पर भी ये फोर्स लगेगा, पर मैक्सिमम नहीं लगेगा। तो पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज का होना ज़रूरी है, चार्ज का मूव करना भी ज़रूरी है, मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करना भी ज़रूरी है, और 0 या 180 के अलावा किसी और एंगल पर मूव करना ज़रूरी है। 90 पर मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब इस फार्मूले में फोर्स, चार्ज, वेलोसिटी और एंगल, इनका तो हमें पता है। तो हमारे लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक नई चीज़ है। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो बी जो है वो बराबर हो जाएगा बेटा एफ अपान ये क्यू वी नीचे आ जाएगा और साइन थीटा भी नीचे आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। तो इसको हम डिफाइन करने के लिए इन सारी चीज़ों को हम यूनिटी कर देंगे, यानी 1 1 कर देंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, ये देखो 1 टेस्ला इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन अपान 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। और साइन थीटा 1 कब होगा, जब एंगल होगी 90। तो ये बात भी आपने जहन में रखना है कि इस फैक्टर को 1 करने के लिए एंगल का 90 होना, यानी चार्ज का राइट एंगल पर मूव करना ज़रूरी है। तो बेटा हम 1 टेस्ला को डिफाइन करेंगे कि अगर 1 कूलम वाली चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड के साथ राइट एंगल पर मूव कर रही हो और उस पर 1 न्यूटन जोर लगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1 टेस्ला के बराबर होती है। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ 1 कूलम चार्ज मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will experience a force of 1 Newton, then the magnitude of magnetic field is said to be 1 Tesla। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आपको बेटा ये भी पता है कि क्योंकि ये फोर्स जो है ये वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट था, तो वेलोसिटी पर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। और बेटा फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है कि ऐसा जोर जो राइट एंगल पर लगे वो बॉडी की स्पीड को चेंज नहीं करता, वो बॉडी की मतलब उसको स्लो या तेज़ नहीं करता, जस्ट उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जब ये जोर जो है, यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है राइट एंगल पर लगता है, तो ये स्पीड को कम ज़्यादा तो करता नहीं है, इसलिए सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। जिसकी वजह से बेटा ये जो चार्ज है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ये राइट एंगल पर लगता है वेलोसिटी पर, और ये चार्ज को तेज़ या स्लो नहीं करता, ये चार्ज को सर्कुलर पाथ में यानी सर्कल में मूव करवाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस है ना, इस क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, यानी अपनी उंगलियाँ जो हैं वो अंदर की तरफ करनी है। और यहाँ पर बेटा अगर आप थंब जो है ये करोगे किसकी तरफ, मतलब वेलोसिटी की तरफ, तो आपका पाम ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है। ये बात भी समझना ज़रूरी है कि ये मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता, तो फिर काइनेटिक एनर्जी में ने भी इंक्रीज नहीं होना, और इसलिए वर्क भी नहीं होगा। क्योंकि वर्क तब होता है जब एनर्जी जो है वो मतलब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो एनर्जी तो इंक्रीज डिक्रीज होती नहीं है, स्पीड भी इंक्रीज नहीं होती। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी को चेंज करता है,
डायरेक्शन की वजह से, स्पीड को चेंज नहीं करता और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता, बेटा वर्क भी नहीं करता। ठीक हो गया।